राइट। ये सारे चैप्टर एक सीरीज में, ये सारे चैप्टर एक सीरीज में आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन, कार्बन की अगर बात करते हैं, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर -4 इलेक्ट्रॉन्स, अगर -4 इलेक्ट्रॉन्स करते हैं कार्बन के ऊपर +4 चार्ज आएगा, और अगर +4 इलेक्ट्रॉन्स करते तो कार्बन के ऊपर -4 चार्ज आएगा। कार्बन का जो रेंज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का, वो मिनिमम -4 मैक्सिमम +4 हो सकता है, बीच में 0 भी आता है। जब हम कोक लेते हैं, जब हम कोक लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते वक्त जो इलेक्ट्रोड्स लेते थे, प्लैटिनम, ग्रेफाइट, कोक, ये लेते थे ना मिनट इलेक्ट्रोड्स। वो जो कोक ग्रेफाइट होता था वो कार्बन का एलिमेंटल फॉर्म होता है, वो कार्बन का एलिमेंटल फॉर्म होता है। और कार्बन एलिमेंटल फॉर्म में कार्बन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 0 होता है। कार्बन के ऊपर -4 चार्ज, अगर कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा है, कार्बन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपने ऊपर -4 चार्ज रखता है, और यही कार्बन अपने ऊपर +4 चार्ज रखेगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होगा, एक ऑक्सीजन -2, 2 ऑक्सीजन है, -4, कार्बन के ऊपर चार्ज +4 आएगा। ये कार्बन का मोस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म है, ये कार्बन का मोस्ट, ये कार्बन का मोस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म है, ये कार्बन का मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। क्लास 12 की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है, वो कार्बन के मोस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म से मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म की एक जर्नी है। अगर मैं एल्केन से शुरू करूं, ये एल्केन है, अगर मैं एल्केन से शुरू करूं, ये कार्बन का मोस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म है, CH4। इसको हल्का सा ऑक्सीडेशन करेंगे, ये अल्कोहल बनाएगा, इसको फिर ऑक्सीडाइज करेंगे, ये एल्डिहाइड बनाएगा, इसको फिर ऑक्सीडाइज करेंगे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड को फिर ऑक्सीडाइज कर देंगे, फाइनल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ कार्बन -4 स्टेट में रहता है, यहाँ कार्बन +4 स्टेट में रहता है। इनके अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, ये +1 +2 +3, कार्बन को तुमने मोस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म से मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है क्लास 12 का, अल्कोहल, फेनॉल। ये हमारा सेकंड चैप्टर है, ये हमारा थर्ड चैप्टर है, ये हमारा फोर्थ चैप्टर है। इसके बाद फिफ्थ चैप्टर वो अमीन केमिस्ट्री होगी, नाइट्रोजन केमिस्ट्री। कार्बन की केमिस्ट्री में आपको आदत लग जाएगी, एक आइडिया हो जाता है कि रिएक्शन कैसे करते। नाइट्रोजन केमिस्ट्री बिल्कुल अलग होती, बिल्कुल अलग होती। सारे अच्छे रिएक्शंस, सारे टफ रिएक्शंस, सारे कॉन्सेप्ट वाले रिएक्शंस इसमें आते। और इसकी अगर बात करें, ये बहुत ही इजी चैप्टर होता है। 2 क्लास, खूब जोड़, 3 ले लो। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के साथ कीटोन, थर्ड चैप्टर। इसमें सबसे ज्यादा नेम रिएक्शंस, नाम से पूछे जाने वाले रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस की जब हम बात करते हैं, देयर आर 36 37 रिएक्शन जो हमें पढ़ के जाने होंगे। सबसे ज्यादा नेम रिएक्शंस, सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग वाले रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन। क्यों रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग वाले रिएक्शन यहाँ पे होंगे? तुम देखो, मोस्ट रिड्यूस से मोस्ट ऑक्सीडाइज फॉर्म में एल्डिहाइड बीच के एक स्टेज में, एल्डिहाइड या कीटोन बीच के एक ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में, मतलब यहां से तुमको ऑक्सीडाइज करने में भी इजी पड़ता है। तुम यहां से ऑक्सीडाइजिंग पाथवे में जा सकते हो, यहां से रिड्यूसिंग पाथवे में भी आ सकते हो। ये एल्डिहाइड और कीटोन को खास बना। यहां तुम कार्बन के एक ऐसी जगह में जहां वर्सेटाइल रिएक्शंस आ जाते, यू कैन मूव आइदर वे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स है एल्डिहाइड,
एकदम से एल्केन से एल्डिहाइड नहीं बनता, बीच में एक अल्कोहल बनाना पड़ता है। कार्बन एल्केन में जिस ऑक्सीडाइज स्टेट में रहता है, एल्डिहाइड या कीटोन में जिस ऑक्सीडाइज स्टेट में रहता है, इतना ज्यादा छलांग लगाना असंभव होता है, अल्कोहल के रास्ते से जाना पड़ता है। एल्केन को पहले अल्कोहल बनाते हैं, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है, फिर उसको और ऑक्सीडाइज करते हैं, तब जाके एल्डिहाइड में। मतलब अगर तुम एल्केन से एल्डिहाइड बनाना चाहते हो डायरेक्ट, संभव नहीं, तुमको अल्कोहल से ही बनाना पड़ेगा। लेकिन फिर मुझे ये जो चैप्टर पढ़ना था हेलो एल्केन हेलो एरिन, ये तो कहीं है ही नहीं। अच्छा, मैंने इसको सेकंड चैप्टर लिखा था, इसको थर्ड लिखा था, इसको फोर्थ चैप्टर, और ये नाइट्रोजन फिफ्थ चैप्टर। फिर बीच वाला चैप्टर कहाँ होगा? एल्केन्स के स्टीरियो, एल्केन्स का जो एनवायरनमेंट होता है, कार्बन के चारों बॉन्ड सैचुरेटेड होते हैं। एल्केन्स बाय डेफिनेशन, जिस हाइड्रोकार्बन के नाम के आगे हम ए नहीं लगाते, वो बाय डेफिनेशन सैचुरेटेड होते हैं, उसमें सारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। ये कार्बन एक ही बॉन्ड बनाए, फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? एक एटम जब दूसरे एक एटम से हेड ऑन ओवरलैपिंग करता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग, ये कार्बन का न्यूक्लियस है, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, दोनों न्यूक्लियस को जोड़ने वाली लाइन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कोवैलेंट बॉन्ड ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बनता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर होती है, अबव एंड बिलो नहीं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर होती है और दोनों न्यूक्लियस के बीच में होती है। दोनों न्यूक्लियस के बीच में होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस न्यूक्लियस को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इस न्यूक्लियस को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। या फिर उल्टा सोचो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इस न्यूक्लियस से भी अट्रैक्टेड है और इस न्यूक्लियस से भी अट्रैक्टेड है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस के बीच में कन्फाइंड है। सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो दोनों एटम्स के बीच में कन्फाइंड होते हैं, दो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होते हैं, और अट्रैक्टेड होने की वजह से अट्रैक्शन मिनिमम एनर्जी को कम करता है, रिपल्शन एनर्जी को बढ़ाता है। सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन्स दोनों न्यूक्लियस के बीच में होते हैं, अट्रैक्शन दोनों तरफ से हो रहा है, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन उसकी एनर्जी उतनी कम होगी, और जिसकी एनर्जी कम है वो ज्यादा स्टेबल होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब लेस रिएक्टिव। सिग्मा बॉन्ड लेस रिएक्टिव होता है। अब तुम देखो एल्केन्स, एल्केन के नाम के आगे ये नहीं लगा है, मतलब कार्बन के एनवायरनमेंट में सारे सिग्मा बॉन्ड है, और अगर सारे सिग्मा बॉन्ड तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे बॉन्ड्स में एनर्जी कम है, एनर्जी कम होने की वजह से इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। एल्केन्स जनरली रिएक्ट नहीं करना चाहते, तो एल्केन्स को रिएक्टिव करना पड़ेगा। एल्केन को रिएक्टिव कैसे करते हैं? कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के रखो, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.4 होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.4। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी नहीं होता इसमें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होने की वजह से एक और प्रॉब्लम आती है। अगर ए और बी आपस में बॉन्ड बना के रखें, इलेक्ट्रॉन्स, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों एटम के एकदम बीचों बीच रहते, इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों एटम के बीचों बीच रहते, तो भी रिएक्टिविटी खत्म हो जाती। अब इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्पर्स कराना है किसी एक जगह पे, किसी एक साइड में, किसी एक कॉर्नर में, किसी एक एंड में ले जाओ। कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ने की वजह से ये सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकदम बीचों बीच होती है। ये बीचों बीच होने से क्या होता है? मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो यहाँ न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है और यहाँ भी न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड, इक्वली अट्रैक्टेड, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अब हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्प्लेस करा देते हैं किसी एक एंड में, इस हाइड्रोजन के बदले में मैं यहाँ क्लोरीन दे देता। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड चेंज हो गया, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड अब क्लोरीन की तरफ आ गया, तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और कार्बन के ऊपर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, इस कार्बन के ऊपर रिएक्टिविटी थी नहीं, पॉजिटिव चार्ज आती, अरे चार्ज का अपीयरेंस, चार्ज का चला जाना, रुको लेके आता हूं कौन, देखो तो कार्बन के साथ, कार्बन के एनवायरनमेंट में इस कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, और चार्ज नहीं होने की वजह से इसमें कोई रिएक्टिविटी नहीं आती, चार्ज नहीं होने की वजह से इसकी एनर्जी कम रहती, इसमें कैसे भी चार्ज ले आते, इसकी एनर्जी को बढ़ाते,
चार्ज आ जाने से इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, और जैसे ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी इसमें स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें तो चार्ज का अपीयरेंस, चारों बॉन्ड हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है, चार्ज नहीं आ, किसी एक बॉन्ड में किसी भी एक पाथवे से हैलोजन हैलोजन एटम्स ले आते एक्स, तो अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अपीयरेंस ऑफ चार्ज, जो ही चार्ज आएगी उसकी एनर्जी बढ़ गई। अब ये रिएक्शन में स्मूथ पार्टिसिपेशन करे, तुम्हें इससे रिएक्ट कराने में आसानी होगी। पहले ये रिलेक्टेंस दिखाता, स्टेबल है ना, अब स्टेबल है तो रिएक्ट क्यों करेगा, अनस्टेबिलिटी होगी, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा होगी, वो रिएक्शन में तब टेक पार्ट करेगा जब प्रोडक्ट्स बनेगा उसकी एनर्जी कम होनी, इसकी तो एनर्जी ऑलरेडी कम है तो ये किसी रिएक्शन में जाएगा। तो जब मीथेन था तो इसकी एनर्जी कम थी और तुमने कुछ भी करके इसके चार्ज लेके आए थे इसके ऊपर, इसकी एनर्जी बढ़ गई। अब जैसे इसकी एनर्जी बढ़ गई ये फिर चाहेगा कि चार्ज को डिस्पर्स करके, चार्ज को हटा के एनर्जी को कम कर सको, स्टेबल हो सको, बस रिएक्शन आ जाए। तो हम यहाँ पर किसी भी तरह से हैलोजन लिया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर, देखो तुम, एल्केन रिएक्ट नहीं करता है, मुझे अल्कोहल बनाना है। अल्कोहल कैसा दिखता है, CH3OH, ये CH, ये एल्केन, इस एल्केन से अल्कोहल बनाना ये भी मुश्किल बना काम, कहानी घूम फिर के वहीं आती है, ये तो स्टेबल है, ये अल्कोहल बनाएगा क्यों। तो सबसे पहले हम इसको एक्सप्लॉइट करते, इसको एक्सप्लॉइट करते इस कार्बन की एनर्जी को बढ़ाते। इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम हैलोजन लाइट से रिएक्शन करा देते, हैलोजन और लाइट के प्रेजेंस में एल्केन का रिएक्शन करा देते। एल्केन जो बहुत ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं उसको हम हैलोजन और लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करा देते। हैलोजन लाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करने में आता है। ये रिएक्शंस लाइट के प्रेजेंस में बहुत विगरसली होती है, बहुत ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल को भी एक्सप्लॉइट कर देते। तो जब भी तुम्हारे पास एल्केन होगा, तुम्हें एल्केन की कहानी पता है, एल्केन ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, स्टेबल मॉलिक्यूल, उसमें उसकी एनर्जी को बढ़ाओ ताकि उसमें रिएक्टिविटी आ सके, और वो भी लाने में दिक्कत होती, तो कुछ ऐसा रास्ता खोजते हैं जिससे एल्केन रिएक्ट करने में कंपेल्ड हो जाए, और वो रास्ता क्या है, हैलोजन। मैं यहाँ Cl2 लिख रहा हूँ, या ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है। हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्लोरीन या ब्रोमीन नहीं लेते, फ्लोरीन नहीं लेते, बहुत 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 ज्यादा रिएक्टिव होते, आयोडीन नहीं लेते, लेस रिएक्टिव, क्लोरीन या ब्रोमीन में भी अगर तुम मुझे बोलो तो क्लोरीन प्रेफर करते। कुछ ऐसे कंडीशन आते हैं कि जहां हम ब्रोमीन को स्विच करते, ऐसे रिएक्शंस आपको देख के पता चलेंगे कि ब्रोमीन नहीं लेना पड़ेगा। तो मैं क्लोरीन ले रहा हूँ, लाइट ले रहा हूँ, ये क्लोरीन क्या करेगा, कार्बन में से जो कार्बन के 4 वैलेंसी में 4 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन के बदले में एक क्लोरीन आ जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, CH3Cl। जैसे ये CH3Cl आ गया, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, वो जो नहीं हो रहा था वो हो गया। अब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अच्छा आप देखो, ये Cl-, स्ट्रॉन्ग बेस अगर रहेगा, दे आर पुअर लिविंग ग्रुप। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो वो पुअर लिविंग ग्रुप हो। लिविंग ग्रुप मतलब, मैं अगर चाहता हूं यहां से Cl बाहर आ जाए, तो Cl लिविंग ग्रुप है। अब तुम देखना, वो बेस किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज उसको बेस बनाता है, OH-, Cl-, Br-, पॉजिटिव चार्ज उसको क्या बनाता है, एसिड, लिविस बेस। जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो पुअर लिविंग ग्रुप हो। देखो कैसे, OH-, ये लीव नहीं करना चाहेगा, ये वाटर के साथ या हाइड्रोजन के साथ एसोसिएटेड रहता है। अच्छा रुको, मैं उससे बात करता हूं, तुमने यहां पे एक छोटा सा नोट बनाओ, स्ट्रॉन्ग बेस पुअर लिविंग ग्रुप क्यों होगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, क्लोरीन
कि आते ही कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव सेंटर उसको एसिडिक सेंटर मानते, और अगर कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है उसको बेसिक सेंटर मानते। अगर ये बेस स्ट्रॉन्ग है तो पॉजिटिव से ज्यादा अट्रैक्टेड रहेगा, उसको छोड़ना नहीं चाहेगा। ये बात समझो, अगर ये बेस स्ट्रॉन्ग तो पॉजिटिव से ज्यादा अट्रैक्टेड रहेगा ना, उसको छोड़ना नहीं चाहेगा। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं, और जो वीक बेस होते हैं वो गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। अब इस पूरे चैप्टर में गेम यही रहेगा, क्लोरीन के साथ कार्बन का बॉन्ड। अच्छा, हमारा सबस्ट्रेट क्या है? क्लोरीन, सॉरी कार्बन। हम हेलो एल्केन हेलोरिन पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो मदर सबस्ट्रेट है, हमारा जो मदर साइट है वो कार्बन रहेगा। उसके साथ कोई कभी कोई एटम आ रहा है, कभी कोई एटम जा रहा है, कार्बन तो फिक्स रहेगा ना। अब यहाँ क्लोरीन किसी भी रास्ते से, अब इस क्लोरीन को अगर मैं हटाता हूं, इस क्लोरीन को, इस क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसकी वजह से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। मैं इस पूरे रिएक्शन मीडियम में CH3Cl में मैं ये समझ गया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब मैं इस एनवायरमेंट में OH माइनस दे देता हूं, मैं इस एनवायरमेंट में OH माइनस दे देता हूं। अच्छा देखो, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके साथ नेगेटिवली चार्ज Cl माइनस अट्रैक्टेड है, मैं इस Cl माइनस को हैलोजन कर दूं X माइनस, और इस कार्बन के आसपास एनवायरमेंट में मैंने पर्पसफुली इंटेंशनली कुछ OH माइनस आयन दे दिए। अब इस कार्बन के पास दो ऑप्शन, के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये X माइनस से जुड़ा रहे या फिर OH माइनस, ये दो ही ऑप्शन है इसके पास। अच्छा ऑप्शन क्या होगा, किसके साथ जुड़ेगा? ये मीडियम में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये क्लोरीन के साथ जुड़ा है, ये क्लोरीन के साथ जुड़ा है और मीडियम में OH माइनस। अच्छा OH, ये कार्बन का पॉजिटिव चार्ज OH माइनस को अटैक करने के लिए अलाउ कर, ये कार्बन OH माइनस के साथ जुड़, तो Cl बाहर आ गया। और आप एक बात याद रखना, पूरे सिस्टम में, इस पूरे सॉल्यूशन में जितने भी आयन्स होंगे सबकी एक एनर्जी होगी, वही होगा जो पूरे सॉल्यूशन की, पूरे सिस्टम की एनर्जी को कम रखे, होगा वही। तो कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और वहां तुमने इंटेंशनली कुछ OH माइनस आयन डाल, ये OH माइनस आयन कार्बन पे अटैक किया, Cl माइनस बाहर आ गया। तो अब कार्बन के साथ कौन है? OH। अच्छा अब बाहर कौन है? Cl माइनस, तो इसकी एक एनर्जी होगी, कार्बन OH Cl माइनस बाहर, इसका एक नेट एनर्जी होगा। और उल्टा सोचो, कार्बन क्लोरीन OH माइनस, इसकी एक नेट एनर्जी होगी। अच्छा जिसमें एनर्जी कम होगी वो होगा, एनर्जी कैसे कम होगी? तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, OH माइनस और Cl माइनस। या तो सॉल्यूशन में OH माइनस फ्री रहेंगे, कार्बन के साथ Cl जुड़ा रहेगा, या तो कार्बन के साथ Cl जुड़ा रहेगा, OH माइनस फ्री रहेंगे, या कार्बन के साथ OH जुड़ जाएगा, Cl माइनस फ्री रहेगा। दोनों में जो जो स्टेबल है वही होगा। अच्छा दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? OH माइनस एज अ चार्ज स्पीसीज ज्यादा स्टेबल है, या Cl माइनस एज अ चार्ज स्पीसीज ज्यादा स्टेबल है? ये तुम्हें देखना होगा। तो दोनों को हाइड्रोजन के साथ अटैच कर दो, ये मन ही मन में करना, आदत हो जाएगी तुम्हें ये सब सोचने की। इन दोनों के साथ हाइड्रोजन अटैच कर दो। अच्छा दोनों में ज्यादा स्टेबल क्या है? ये ज्यादा स्टेबल, ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि वाटर में जब भी हम HCl देते हैं वो टूट जाता है ना, वाटर में जब भी HCl देते हैं वो टूट जाता है। ऐसा क्यों हो सकता है? मतलब Cl माइनस अलोन स्टेबल है, वो H प्लस से अलग हो जाता है। OH माइनस अलोन स्टेबल नहीं है, इसलिए वो हाइड्रोजन से जुड़ा रहता है। OH माइनस अलोन ज्यादा स्टेबल नहीं है, इसलिए वो हाइड्रोजन से जुड़ा रहता है, इसलिए वाटर लेस एसिडिक है। H2 भी H प्लस दे सकता था, HCl भी H प्लस देता, HCl तो H प्लस देता ही है, HCl H प्लस सप्लाई करता ही है। H2O ये भी पोटेंशियल है ना H प्लस सप्लाई करने के लिए, HCl टूटकर H प्लस देता ही है। H2O अगर चाहता है तो ये भी H प्लस दे सकता है, लेकिन देता है क्या? नहीं, HCl टूटकर H प्लस दे देता है, ऐसा कब हो सकता है?
HCl टूट कर H+ तब देगा अगर Cl माइनस अलोन स्टेबल है। Cl माइनस अगर स्टेबल है तो वो H+ दे देगा। अच्छा OH माइनस ये स्टेबल नहीं है इसलिए H को छोड़ता नहीं। अब इससे तुम्हें समझ आ गया कि चार्ज जब OH माइनस के ऊपर रहेगा और Cl माइनस के ऊपर रहेगा, कौन सा चार्ज नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर ज्यादा स्टेबल है? Cl माइनस के ऊपर। OH माइनस के ऊपर अगर चार्ज स्टेबल होता तो OH माइनस H छोड़ देता, लेकिन छोड़ता है क्या? नहीं, ये बताता है कि OH माइनस के ऊपर चार्ज अनस्टेबल है। चार्ज आने से एनर्जी बढ़ती है, तुम्हें बताया था चार्ज आने से एनर्जी बढ़ती है। OH माइनस अपने ऊपर चार्ज नहीं रखना चाहता या रख नहीं पाता, तो वो क्या करते हैं इसके साथ जुड़ा रहता है ताकि कोई चार्ज नहीं रहे, एनर्जी कम हो। लेकिन Cl माइनस ये हमेशा टूट जाता है, मतलब Cl माइनस के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। ये कंपैरिजन मैंने किसके बीच में किया? OH माइनस और Cl माइनस। अब मुझे बताइए मीडियम में कौन से आयंस स्टेबल रहेंगे, OH माइनस कि Cl माइनस? Cl माइनस। तो कार्बन अब क्या करेगा, OH माइनस को अलाउ करेगा अटैक करने के लिए, क्योंकि तुम समझ गए ना OH माइनस के ऊपर चार्ज स्टेबल नहीं है। अच्छा जिसके ऊपर चार्ज स्टेबल नहीं उसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी, उसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी। यहाँ कार्बन की भी एनर्जी बढ़ी हुई, तो जहां एनर्जी ज्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो OH माइनस क्या करेगा, कार्बन के साथ अटैक करेगा और इस Cl को बाहर निकाल। तो अब मीडियम में क्या आ जाएगा, Cl माइनस। क्लियर हो गया? तो मैंने क्या किया, इस CH3H को OH माइनस के साथ रिएक्ट करवा दिया। ये OH माइनस यहाँ Cl के साथ ये कार्बन का अटैक करेगा और यहाँ से X बाहर आ जाएगा। अच्छा अब मुझे क्या मिल जाएगा, CH3OH, मुझे क्या मिल गया, अल्कोहल। तो जब भी मुझे एल्केन से अल्कोहल बनाना होगा तो सबसे पहले मैं इसको किसमें चेंज करूंगा, CH3Cl, और इस CH3Cl का रिएक्शन किसके साथ कराऊंगा, KOH एक्वस। ये अल्कली होता है, ये वाटर में जाते ही खूब सारे OH माइनस दे देता है और रिएक्शन अपने आप होगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत। तुम्हें क्या मिल जाएगा, ये OH माइनस इस कार्बन के साथ अटैक करेगा, Cl बाहर आ जाएगा और ये तुम्हें क्या मिल गया, अल्कोहल। एंड बाय द टाइम यू हैव अल्कोहल विथ यू, अब सब कुछ स्मूथ। अल्कोहल को इजीली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड को, ये तो कार्बन का फाइनल स्टेट है, इसके बाद और कुछ है नहीं। अच्छा अब तुम्हें ये मैंने कौन सा चैप्टर दिया था, सेकंड। लेकिन ये अल्कोहल बनाने के लिए एल्केन से डायरेक्ट अल्कोहल प्रिपरेशन पॉसिबल नहीं था, तुम्हें कौन से पाथवे से जाना होगा, एल्केन में हाइड्रोजन लगाना होगा। यही हमारा फर्स्ट चैप्टर है, हेलो एल्केन, हेलो अरीन। ये चैप्टर्स किस ऑर्डर में ब्यूटीफुली अरेंज है, तुम समझे, यूं ही नहीं लिखा है। इसके बाद ये कार्बन का बढ़ता हुआ ऑक्सीडाइज स्टेट है, यहाँ से ये पहला चैप्टर पढ़ेंगे, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये पढ़ने में 4.5 महीने। रीडिंग लगाइए हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स। क्यों पढ़ना है, पर्पस समझ आया, हेलो एल्केन्स बना क्यों, क्योंकि मुझे अल्कोहल बनाना है। अच्छा तुम्हें अल्कोहल क्यों बनाना है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों चाहिए वो बाद में बताऊंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों चाहिए। शॉर्टकट, हेलो एल्किन, हेलो एल्किन। अब ऐसा मानकर चले कि आपको तो अल्कोहल पढ़ना है, अल्कोहल केमिस्ट्री पढ़नी है और मजबूरन आपको अल्कोहल बनाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। अच्छा अब क्योंकि इसके बिना अल्कोहल बन नहीं सकता, तो इसके सारे, हिंदी में कहते हैं हथकंडे, इसमें जो जो हो सकता है हम सबको पढ़ डालते हैं ताकि उसको इजीली एक्सप्लॉइट कर सके और अलग अलग तरह के अल्कोहल बना सके और अलग अलग तरह के अल्कोहल से अलग अलग एल्डिहाइड, अलग अलग कीटोन बना सके। तो मुझे अल्कोहल ही पढ़ना, उसके लिए बीच में ये आता है तो इसको पूरा पढ़ डालते हैं। अच्छा कितने टाइप्स के हेलो एल्केन, हेलो एल्केन क्या होता है, कार्बन किस किस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होता है, कार्बन sp हो सकता है, कार्बन sp2 हो सकता है और कार्बन sp3 हो सकता है। sp कब होता है, व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड्स, sp2 व्हेन देयर इज प्रेजेंस
of 3 sigma bonds. sp3 when there is presence of 4 sigma bonds. देखो first bond between two atoms, first bond between two atoms is always sigma. Rest bonds are pi. कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये दो एटम के बीच में एक ही बॉन्ड है. अगर एक ही बॉन्ड है तो वो सिग्मा है. सिग्मा सिग्मा सिग्मा. सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म यूजिंग हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ओनली. वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ही होते हैं जो सिग्मा बॉन्ड्स बनाते. इस कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड्स. एंड क्योंकि सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनते हैं तो मतलब 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लगे होंगे. और 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तुम कहां से उठाओगे? s एक ऑर्बिटल होता है s का, और p के 3 ऑर्बिटल होते हैं sp. c डबल बॉन्ड h2 h2. फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा. इस कार्बन और इस कार्बन, ये दो एटम के बीच में 2 बॉन्ड है. पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, बाद वाला बॉन्ड पाई होता है. इस कार्बन ने 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ भी बॉन्ड बनाए. ये एक ही बॉन्ड है सिग्मा होगा, ये एक ही बॉन्ड है सिग्मा होगा. ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए इसने, 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एक s और 2 p. C ट्रिपल बॉन्ड C H H. दो फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा, अदर बॉन्ड इज ऑलवेज पाई. ये सिग्मा, ये सिग्मा. इस कार्बन ने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए, 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये sp हो. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, if a carbon is sp2 hybridized, it contains one unhybridized orbital perpendicular. ये सिर्फ इंफॉर्मेशन में याद रखो, प्रिपरेशन में समझ आएगा कि बोलना क्या चाहो. तुम पहले देख लेना कार्बन sp2. अच्छा, कार्बन sp2 को कैसे समझोगे? वो कार्बन 3 बॉन्ड बना के रखे, वो कार्बन 3 बॉन्ड बना के रखे. अगर कार्बन 3 बॉन्ड बना के रखता है मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, वो sp2. अगर वो sp2 है तो उसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जो परपेंडिकुलर है. ये मोस्ट वाइटल इंफॉर्मेशन ऑफ दिस चैप्टर है. एंड इफ कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये लिख लो पहले. इनका मीनिंग क्या है? हाँ, पूरे सिग्मा बॉन्ड. कार्बन ट्रिपल बॉन्ड C H H. এই কার্বন ফার্স্ট, এই দুটো অ্যাটমের মধ্যে একটাই বন্ড আছে. ফার্স্ট বন্ড ইজ সিগমা. এই দুটো অ্যাটমের মধ্যে তিনটে বন্ড আছে. ফার্স্ট বন্ড ইজ সিগমা, अदर bonds are pi. This carbon is having 2 sigma bond, 2 sigma bond मतलब 2 hybridized orbital, मतलब s and p. अच्छा, हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन. ये हेलो वर्ड हैलोजन के लिए लिख रहे हैं ना, ये हैलोजन के लिए लिख रहे हैं ना. इफ हैलोजन एटम X, fluorine, chlorine, iodine is directly attached to a
sp3 hybridized to sp3 hybridized carbon atoms, it is haloalkane. समझे? ये haloalkane, ये haloalkane, ये haloalkane, ये भी एक haloalkane. हाइड्रोजन सॉरी हैलोजन जब एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा है, उसके बाद स्ट्रक्चर कैसा भी है, ये कार्बन का अरेंजमेंट whatsoever be the complexity of the structure is, if halogen is attached with sp3 hybridized carbon atom, you consider this as haloalkane. Haloarine, if halogen is attached to a sp2 hybridized carbon atom, it is haloarine. बेंजीन स्ट्रक्चर फिर से देखते हैं, CH 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 CH, इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना के रखे? 3. ऐसे देखो दिख जाएगा, सिग्मा 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 5. ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp2. ये कार्बन, ये सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड. sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो भी कार्बन एटम होगा उसमें एक ऑर्बिटल होगा उसके परपेंडिकुलर. हर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के ऊपर एक ऑर्बिटल होगा परपेंडिकुलर, मतलब इस कार्बन के साथ एक ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल, इसके साथ एक p ऑर्बिटल होगा, ये सारे कार्बन एटम्स के साथ एक p ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा. अब इस कार्बन के साथ ये जो हाइड्रोजन लगा है, इस हाइड्रोजन को हटा दो, यहां एक हैलोजन लगा दो. क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8. अगर क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन तो होते ही है, और इसने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए. हेलो, इस कार्बन के ऊपर एक वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से जब इस कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ेगा, इस क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर है, इस कार्बन के ऊपर ये sp2 होने की वजह से इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, और इसके साथ एक क्लोरीन जुड़ा है, क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर है. लोन पेयर वाले ऑर्बिटल्स, लोन पेयर इस तरह से ऑर्बिटल्स में अरेंज है, इस तरह से ये सारे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स. क्लोरीन के ऊपर 3 ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, कार्बन के ऊपर एक ऑर्बिटल है जहां इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. तीनों में से कोई एक ऑर्बिटल होगा जिसका ओरिएंटेशन कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन से मैच करेगा. अगर मैच कर जाता है तो क्लोरीन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को दे देगा, या क्लोरीन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा. नहीं समझे ना? कार्बन के ऊपर एक वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा, क्योंकि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. वो सारे कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं उसके ऊपर एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है. इस कार्बन के साथ अगर हैलोजन आ गए, सारे हैलोजन के ऊपर लोन पेयर्स होते, सारे हैलोजन के ऊपर लोन पेयर्स होते. नंबर अब बचल ये बेंजीन है, सिलिकॉन, ये सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहां दिखाते नहीं लेकिन हर जगह हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता. मैं किसी एक रिएक्शन पाथवे से इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर चुका हूं क्लोरीन से, और ये क्लोरीन अब कौन से हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है? ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन
अगर हैलोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से डायरेक्टली अटैच रहता है, इज अटैच्ड डायरेक्टली, तो वो कहलाता है हैलोअरीन। ये क्लोरीन sp2 एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड, ये बाय डेफिनेशन हैलोअरीन। हैलो एल्केन में यहाँ X sp3 के साथ है और यहाँ X sp2 के साथ है। सारे हैलोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने की वजह से यहां भरे हुए ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में रहते हैं, ये भरे हुए ऑर्बिटल है हैलोजन। और कार्बन sp2 होने की वजह से यहाँ एक वैकेंट ऑर्बिटल, ये खाली ऑर्बिटल, और यहाँ एक भरा हुआ ऑर्बिटल रहता है। इनका एंगल सेम हो जाता है। अगर ये z एक्सिस में है मान लो, तो ये भी z एक्सिस में आ गए, ये पैरेलल हो गए, ये इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिटल में आ जाते। इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं, हैलोजन ये इलेक्ट्रॉन्स दे देगा इसके भरे हुए, इसके ये भरे हुए ऑर्बिटल फील्ड ऑर्बिटल्स, और यहां एक वैकेंट ऑर्बिटल। अगर हैलोजन sp3 से जुड़ा है, इस बॉन्ड को मैं बोल्ड कर देता हूं, अगर हैलोजन sp3 से जुड़ा है और अगर हैलोजन sp2 से जुड़ा है, तो sp2 से जुड़े होने की वजह से, एक वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से, हैलोजन अपने भरे हुए ऑर्बिटल से इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देते, फील्ड ऑर्बिटल से वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आ जाते। तो यहां एक बॉन्ड दिख रहा है, तो एक और बॉन्ड है जो नहीं दिख रहा है, यहां तुम्हें एक ही बॉन्ड दिख रहा है, और ऐसा एक भी बॉन्ड नहीं है जो तुम्हें नहीं दिख रहा। यहां तुम्हें एक बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ एक और बॉन्ड है जो तुम्हें नहीं दिख रहा, तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ कंप्लीट सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, पार्शियल डबल बॉन्ड हेलो अरेंज में, और इसमें कंप्लीट सिंगल बॉन्ड होगा। तो जब कार्बन हैलोजन से जुड़ेगा, और ये कार्बन sp3 है, और जब कार्बन हैलोजन से जुड़ेगा और ये कार्बन sp2 है, किसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ये दो एटम्स को और पास ले आता है। क्यों? अगर कार्बन के ऊपर वैकेंट ऑर्बिटल है और ये हैलोजन के ऊपर फील्ड ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन्स को देने के लिए थोड़ा और पास आ जाएगा, ये थोड़ा और पास आ जाएंगे, तो ये बॉन्ड और छोटा हो जाएगा। मतलब हैलोजन जब एक sp2 के साथ जुड़ा रहेगा, इसका बॉन्ड लेंथ, हैलोजन जब एक sp3 के साथ रहेगा, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा, जिसका बॉन्ड लेंथ छोटा है, लेस बॉन्ड लेंथ, मोर स्ट्रॉन्ग, more strong, less reactivity comparatively, larger bond length, less strong, more reactivity comparatively. Why haloalkanes as a rule are more reactive than haloarenes? Because in haloarenes the halogen atom is directly attached to a sp2 hybridized carbon atom. There is partial double bond character, whereas in haloalkanes there is single bond character, the bond length is larger, less strong, more reactive. अच्छा, इस पूरे चैप्टर में भी ऐसे ही हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन करेंगे। पहले तो ये पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स बन कैसे से, और ये पढ़ेंगे कि हेलो एरीन्स को बना कैसे, और जब इनको बना लेंगे तो इनका चार्ज तो डालना नहीं है, इनका रिएक्शन कराएंगे ना। अच्छा, तो ज्यादा रिएक्शन किसके होंगे, हेलो एल्केन्स, और कम रिएक्शन किसके होंगे, हेलो एल्केन्स। सिलेक्टिव रिएक्शंस होते हैं, इनके रिएक्शन काफी सिलेक्टिव होते हैं। दूसरी बात, वो सारे रिएक्शन जो हेलो एल्केन्स करते, वो सारे रिएक्शन जो हेलो एल्केन्स करते, मैंने तुम्हें अभी भी एक रिएक्शन बताया था अश्मिता, CH3Cl aqueous KOH,
क्या देगा तुम्हें? CH3OH प्लस CH3Cl प्लस KOH एक्वस CH3OH प्लस KCl। इसमें तुम्हें अल्कोहल मिल गया। अच्छा, अब मैं तुम्हें ये वाला रिएक्शन देता हूं, कुछ समझी? फेरॉल होगा प्लस KCl नहीं होगा, रिएक्टिविटी अलग अलग है ना। तो हैलो एल्केन्स जिस तरह से रिएक्ट करते हैं उस तरह से ये भी रिएक्ट कर जाते हैं। तो इतना चिल्ला चिल्ला के डिफरेंस बता रहा था, क्यों बता रहा? नहीं होगा। इसमें ये रिएक्शन करने के लिए, इसको फेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए क्या हार्श कंडीशंस लेने होंगे, इस बॉन्ड को एक्सप्लॉइट करना होगा। 423 केल्विन टेम्परेचर, 623 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और स्ट्रॉन्ग बेस लेना होगा, तब जाके ये कन्वर्ट होगा। तो देयर इज डिफरेंस इन रिएक्टिविटी। हैलो एल्केन्स क्या समझ आ गया? व्हेन इन अ मॉलिक्यूल halogen atom is directly attached to an sp3 hybridized carbon, it is haloalkanes. When in a molecule halogen is attached to an sp2 hybridized carbon, it is haloarine. और साथ साथ बोल रहे, इसका मतलब ये नहीं कि ये सब साथ साथ चलेगी, रिएक्टिविटी में डिफरेंस, इनके अंदर रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। अच्छा, अब इनके क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, पहले ये समझ आया देखो। सो आइए लिख लो, हेलो एल्केन्स मोर रिएक्टिव, more reactive than haloarines. Types of haloalkanes. Types of haloalkanes. Mono halogen derivative. मैंने तुम्हें कहा था कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में हैलोजन अटैच हो, ये कार्बन एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और इसमें एक हैलोजन अटैच। ये कह रहा था मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। ऐसी डाई हैलोजन, ट्राई हैलोजन, टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव। कार्बन में पेंटा हैलोजन डेरिवेटिव होगा, कार्बन की वैलेंसी नहीं है। कार्बन बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, कार्बन बिकॉज ऑफ एब्सेंस, तुमको दिक्कत हो रहा है? कार्बन बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स नेवर shows पेंटावैलेंसी। कैसे बचपन में चीजें चिल्ला चिल्ला कर बताई गई थी गलत, वो देखो, तुम्हें बार बार बताया गया था एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये नहीं बोल पाने के लिए तुम्हें क्लास से बाहर निकाला गया था, तुम्हें प्रताड़ित किया गया था। एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैविंग सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फॉस्फोरस का पेंटाक्लोराइड एग्जिस्ट करता है, फॉस्फोरस का पेंटाक्लोराइड एग्जिस्ट करता है, देखा होगा तुमने। हमने क्लास 11 में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनाने के लिए फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को आधार बनाया था। एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप शुड हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर फॉस्फोरस पेंटावैलेंसी दिखाता है, 5 बॉन्ड बनाता है ना, तो नाइट्रोजन को भी पेंटावैलेंसी बनाना चाहिए। नाइट्रोजन NCl5 बनाना चाहिए, नहीं बनाता। नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? 4, 3 क्या? अमोनिया नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, एक H+ आ जाता है, ये नाइट्रोजन लोन पेयर देता है, कितने बॉन्ड बन गए? मैक्सिमम 4। पेंटावैलेंसी कभी शो नहीं करता है। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट 4 वैलेंसी से ज्यादा कभी शो नहीं करते, ये 5 वैलेंसी शो करेगा, इनके पास d ऑर्बिटल। So carbon because of absence of back and d orbitals, carbon because of absence of
vacant d orbitals never shows valencies beyond tetravalence, मैक्सिमम 4 वैलेंसी हो। तो कार्बन की 4 वैलेंसी में सिर्फ एक वैलेंसी में हैलोजन है, उसको कहते हैं मोनोहैलोजन। ऐसे ही अगर 2 वैलेंसी में हैलोजन आ गए तो वो डाई हैलोजन, 3 में आ गए तो ट्राई हैलोजन। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव के बाद डाई हैलोजन डेरिवेटिव का इंपॉर्टेंस ठीक ठाक रहता है। ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव का इंपॉर्टेंस रिएक्शन के पर्सपेक्टिव से ज्यादा होता है। क्लोरोफॉर्म यू रिमेंबर CH Cl3 CH Cl Cl Cl, ये कौन सा डेरिवेटिव हो गया? ये ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव है। इमेंस इंपॉर्टेंस। आयोडोफॉर्म CHI3 ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव एंटीसेप्टिक होता है, ये एंटीसेप्टिक है। पहले मोनो हैलोजन डेरिवेटिव को देख रहे हैं, फिर डाई हैलोजन को देखेंगे, फिर ट्राई हैलोजन, और मैक्सिमम क्या रहेगा? टेट्रा हैलोजन। अगर चारों वैलेंसी में Cl आ गया, टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट की तरह यूज होता है। तो मैं अभी मोनो हैलोजन डेरिवेटिव बता, एक ही हैलोजन देखो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, ये सारे मोनो हैलोजन, ये सारे मोनो हैलोजन बन, ठीक है। अच्छा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, इसको प्राइमरी भी कहते हैं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। इफ halogen is attached to a 1 degree carbon atom, 1 डिग्री कार्बन एटम क्या होता है? देखो अगर CH3 है, अगर CH3 है, इसको कहते हैं मिथाइल, एक वैलेंसी फ्री रहेगी। कार्बन की 4 वैलेंसी में एक वैलेंसी को मैंने फ्री रखा, CH3 को मिथाइल कहते हैं। CH3 CH2, इस कार्बन को कहते हैं 1 डिग्री कार्बन अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन एटम, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, क्योंकि ये अगर एक कार्बन से जुड़ा, ये भी एक कार्बन से जुड़ा। अच्छा CH3 CH CH, 4 वैलेंसी में 3 वैलेंसी हो गई, 1 2 3, एक वैलेंसी। ये कार्बन कितना डिग्री है? 2 डिग्री कार्बन अटैच टू 2 कार्बन एटम्स। वैसे ही CH3 C CH3 CH3, इस वाले कार्बन को कहते हैं 3 डिग्री कार्बन एटम। अटैच टू 3 कार्बन एटम्स। अच्छा 1 डिग्री कार्बन एटम समझ आ गया। अब अगर हैलोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री एल्किल है। अगर हैलोजन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है 2 डिग्री एल्किल है। अच्छा ये सबके लिए, अगर OH मतलब अल्कोहल, अगर OH 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी अल्कोहल, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है सेकेंडरी अल्कोहल, 3 डिग्री से जुड़ा है टर्शियरी अल्कोहल। तो पहले हम कार्बन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिखूंगा मैं? 1 डिग्री एल्किल है, क्या होगा? इफ हैलोजन इज अटैच्ड टू 1 डिग्री कार्बन एटम। ऐसे ही अलग अलग एग्जांपल होंगे, सिर्फ ये एलाइलिक और विनाइलिक। अच्छा ये लिख लो तुम लोग, ये क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। वन डिग्री प्राइमरी, 2 डिग्री सेकेंडरी,
3 डिग्री टर्शियरी, आज से दिखाने रहेंगे। छोड़ो रिकॉर्डिंग सुनो। कोई डाउट है यहाँ तक? अच्छा, एलाइलिक और विनाइलिक क्या होगा? when halogen atom is attached to a sp3 hybridized carbon atom, which in turn is directly attached to a sp2 hybridized carbon atom. The carbon is said to be allylic and the compound as allylic halides. ये कॉम्पोजिशन कैसा होगा इलाद्री एलाइलिक हैलाइड्स का? एक हैलोजन लेना, उसको एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जोड़ देना। वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड होगा जो खुद sp2 होगा। सही किया मैंने? गलत किया? यहाँ कार्बन की कितनी वैलेंसी कर दी मैंने? अब ठीक है? अरे अब तो ठीक है? नहीं समझो, ये कार्बन की कितनी वैलेंसी हो गई? 1 2 3 4 5। अच्छा, अब ये sp3 है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये कौन सा है? sp3। अच्छा, डेफिनेशन को पढ़ो। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम व्हिच इन टर्न इज डायरेक्टली अटैच्ड टू अ sp2। इस sp3 को मुझे एक sp2 से जोड़ना है। ये sp2 होगा, मतलब इसके पास क्या होगा? डबल बॉन्ड, और ये CH2। ये वाला जो पोजीशन है इसको हम कहते हैं एलाइलिक कार्बन, और इस पूरे मॉलिक्यूल को कहते हैं एलाइलिक हैलाइड। समझे? उसके वाली चीज, जब भी तुमको एलाइलिक हैलोजेनेशन करना होगा, तीन प्रोसेस, तीन स्टेप्स, सल्फ्यूराइल क्लोराइड, क्लोरीन 773 केल्विन और NBS। whenever you are asked to do allylic halogenation, तुम्हारे पास उसका देता देखो, तुम्हारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड, अच्छा इसको CH दे दिया, CH3। इसमें तुम्हें मैं बोल रहा हूं एलाइलिक हैलोजेनेशन। तुम्हें मीनिंग समझ आना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूं। एलाइलिक हैलोजेनेशन मतलब कौन से कार्बन का हैलोजेनेशन कर रहा हूं, वो मैसेज क्लियर है? वो एक sp2 कार्बन, वो एक sp3 कार्बन जो एक sp2 से जुड़ा है, और यहाँ वो कार्बन कौन सा है? ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp3 है। ये कैसा sp3 है जो sp2 से जुड़ा है? ये sp2 है। इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है ना हमारा, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है ना, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। ये sp2 है, ये sp2 है, ये क्या है? sp3। एलाइलिक हैलोजेनेशन, एलाइलिक हैलोजेनेशन मतलब तुमको मैं इस कार्बन में स्पेसिफिकली हैलोजन ऐड करने की बात बोल रहा हूं। ऐसा सिर्फ 3 स्पीसीज से हो जाता है, याद रखना, आगे नोट्स बताता रहूंगा। सल्फ्यूराइल क्लोराइड, SO2 Cl2। सल्फ्यूराइल क्लोराइड बनाया इसीलिए गया, इट इज सो सिंथेसाइज, सो डिजाइन दैट इट ऑलवेज गोज एंड डू दिस एलाइलिक हैलोजेनेशन। अच्छा, इसमें हैलोजन कौन सा है? क्लोरीन। तो ये एलाइलिक पोजीशन में कौन सा हैलोजेनेशन करेगा? क्लोरीन एडिशन। तो इसको क्या बोलेंगे? एलाइलिक क्लोरीनेशन। তুই যদি SO2 Cl2 কোথাও দেখিস না, নির্ঘাত অ্যালাইলিক ভাবিস, আবার কোনো বিষয়ে অন্য কিছু ভাববি না। অ্যালাইলিক ক্লোরিনেশন। আচ্ছা, সেকেন্ড ক্লোরিন 773 কেলভিন।
ये इसी राइम में याद रखें, Cl2 773 केल्विन। अगर क्लोरीन 773 केल्विन कहीं देखते हो एरो के ऊपर, कोई ऑप्शन मत सोच, एक उस पूरे स्पीसीज में एक एलाइलिक कार्बन देखना और वहां क्लोरीनेशन करा दो। अच्छा, अब मानो तुम्हें क्लोरीनेशन अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें ब्रोमिनेशन कराना है, एलाइलिक ब्रोमिनेशन, तो तुम NBS लेना है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, आगे लिखाऊंगा नोट्स में। तो एलाइलिक पोजीशन का आइडेंटिफिकेशन और एलाइलिक हैलोजेनेशन स्पेसिफिकली ये तीन ही करते। और सुन, ये अलग से क्यों बोला, बाकी हैलो एल्केन्स का जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन होता है, बाकी जितने भी हैलो एल्केन्स होंगे उनका जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन होगा, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में, और इसमें फर्क है। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जब हम पढ़ेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे देखो, आर, हम आर लिखते हैं, मतलब ये कोई भी हैलोजन, सॉरी कोई भी एल्केन हो सकता है, जहां भी हम आर लिखेंगे सिमरन, मतलब वो जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, वो किसी भी मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल, ये जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन नहीं है, ये स्पेसिफिकली इसी रिएक्शन के लिए यूज की जाती है। एलाइलिक समझ आ गया। अब एक है विनाइलिक। अच्छा, विनाइलिक क्या होगा, जब एक हैलोजन sp3 से होगा, वो sp3 इंटर्न किससे जुड़ा होगा, sp2 से, वो एलाइलिक है। और विनाइलिक क्या होता है, जब एक हैलोजन sp2 से जुड़ा है वो विनाइलिक है। जब एक हैलोजन डायरेक्टली sp2 कार्बन से होगा उसे कहते हैं विनाइलिक हैलाइड, वो विनाइलिक पोजीशन। तो ये लिख लो पहले, अब विनाइलिक लिखते हैं, ये एलाइनिक कार्बन और एलाइन हैलाइड्स, विनाइलिक लिखेंगे। when halogen is directly attached to an sp2 hybridized carbonate, हेलो हेलो अरेंज में एरोमेटिक होना पड़ेगा, एरेंज इज, अच्छा मुझे वहां लिखा देना पड़ेगा sp2 एरोमेटिक। हेलो अरेंज में sp2 लिखा था ना, हेलो अरेंज के डेफिनेशन में when halogen is directly attached to an sp2 hybridized carbon atom, लिख लो sp2 hybridized एरोमेटिक रिंग। बेंजीन जैसा ही, बेंजीन नैप्थलीन, इसका एक बेस होगा। ये हो गया, देखें, विनाइलिक कार्बन, विनाइल हैलाइड्स, when halogen atom is attached to a sp2 hybridized carbon atom directly, when a halogen atom is attached, the carbon is said to be, the carbon is said to be vinylic, and the compound is, the compound has vinylic halides, CH2 double bond CHX, sp2 vinyl carbon, vinyl halide, और sp2 को लेके यहां भी वो समस्या है जो पहले थी, इसके प्रिपरेशन में ज्यादा कुछ नहीं होगा। देखो, तो जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स, हैलो एल्केन्स, अभी जो मैं सिलेबस लिखा रहा हूँ, अच्छा पहले लिखिए, छोटी स्टोरी है वो बाद में शेयर करूँ। हैलो एल्केन्स बनाना, इधर देखो, ए रो बात, अगर तुम्हारे पास एल्केन्स है, अगर तुम्हारे पास एल्केन्स है, एल्केन्स से हैलो एल्केन्स बना सकते, क्लोरीन, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ
अगर तुम्हारे पास एल्कीन है तो एल्कीन से एल्केन बना लेना निकल हाइड्रोजन देकर, और फिर एल्केन से हेलो एल्केन। अगर तुम्हारे पास एल्काइन है, अगर तुम्हारे पास एल्काइन है तो एल्काइन से एल्केन बना लेना, हाइड्रोजन निकल और फिर ये कर लेना। अच्छा, तो हेलो एल्केन बनाने का पहला मेथड फ्रॉम एल्किन्स, दूसरा फ्रॉम एल्किन्स और फ्रॉम एल्काइंस। अच्छा, अगर तुम एल्केन से हेलो एल्केन्स बना रहे हो, अगर तुम एल्कीन से डायरेक्ट हेलो एल्केन्स बना रहे हो तो फिर फॉलो, अच्छा एच एडिशन, एच एडिशन करना, बट बी केयरफुल विथ मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स याद है? अगर डायरेक्ट एल्कीन से एलो एल्केन बना रहे बन जाएगा, कैसे करोगे? एच का एडिशन, और अगर एच का एडिशन कर रहे हो तो मार्कोनिकॉफ का ध्यान रखना। अगर एल्कीन से एल्काइन से हेलो एल्केन बना रहे डायरेक्ट, अगर एल्काइन को एल्केन बना के बना रहे कोई दिक्कत नहीं, अगर एल्काइन से डायरेक्ट हेलो एल्केन बना रहे तो एच एडिशन, बी केयरफुल विथ मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो ये पहला सीरीज हो गया। दूसरा सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रॉम एल्कोहल्स। अगर अल्कोहल से हेलो एल्केन्स बना रहे, अल्कोहल को हम ऐसे लिख सकते हैं ROH, क्योंकि जनरल बोल रहा हूं ना मैं, जनरल में कार्बन जो क्लस्टर ऑफ कार्बन रहेगा, कार्बन एटम्स के आर दी लिखी हुई को, ये जो आर है, ये मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, आइसोप्रोपाइल हो सकता है, एन प्रोपाइल हो सकता है, आइसोप्रोपाइल हो सकता है, आइसोब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल, नियोपेंटाइल, कुछ भी हो सकता है आर। तो ये ROH, और इससे हम क्या बना रहे हैं? हेलो एल्केन। मैं यहाँ पे RX लिखता हूँ, RX, R that part and OH is replaced by X, हाइड्रोजन। मुझे यही बनाना। अच्छा, ये अल्कोहल है और ये हेलो एल्केन, कैसे कैसे होगा देख। फर्स्ट HX ZnCl2, इसे कहते हैं ग्रुप्स प्रोसेस, ग्रुप्स प्रोसेस, और इसे कहते हैं लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट। HX एनहाइड्रस ZnCl2, HX एनहाइड्रस ZnCl2, ये लुकास रिएजेंट है। HX एनहाइड्रस ZnCl2, दिस इज लुकास रिएजेंट। और हैलोजन, हेलो एल्केन्स अल्कोहल से बनाने के लिए लुकास रिएजेंट को जिसने यूज किया था वो ग्रुप्स थे, इसलिए प्रोसेस का नाम ग्रुप्स। अल्कोहल एल्किल हैलाइड रिएजेंट लुकास का यूज करिए, लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट को यूज करके ग्रुप्स ने अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाया था। प्रोसेस का नाम ग्रुप्स प्रोसेस, रिएजेंट इज लुकास रिएजेंट एंड कन्वर्शन ऑफ, ये पहला तरीका। अगर तुम अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना चाहते हो, सेकंड मेथड, ट्रीट इट विथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ट्रीट इट विथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, SN2 रिएक्शन होगा, काम हो जाएगा। अगर तुम अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना चाहते हो, ट्रीट इट विथ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, SN2 रिएक्शन होगा, मिल जाएगा। अगर ये बनाना चाहते हो, ट्रीट इट विथ नंबर 4 डार्जेंस प्रोसेस, डार्जेंस डार्जेंस प्रोसेस, डार्जेंस प्रोसेस होता है SOCl2, दो क्लोराइड, अभी अभी लिखा था सल्फ्यूराइड, ये सल्फ्यूराइड क्लोराइड क्या होता है? SO2Cl2, और ये हाइड्रोनिल क्लोराइड है, SOCl2। मैं डार्जेंस प्रोसेस में हाइड्रोनिल यूज कर रहा हूं, समझी? डार्जेंस प्रोसेस में सल्फ्यूराइड यूज नहीं करते, सल्फ्यूराइड कहां यूज किया था? एलाइलिक, ये डार्जेंस में हाइड्रोनिल यूज करते इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, हाइड्रोनिल इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। pyridine कैसा होता है?
ये pyridine। अगर डार्जेंस प्रोसेस कर रहे हो थाइलिन इन प्रेजेंस ऑफ pyridine तो रिएक्शन होगा SN2। और अगर अल्कोहल से हेलो एल्केन्स बना रहे हो, सिर्फ थाइलिन यूज कर रहे हो, SOCl2, pyridine नहीं लेते, अगर pyridine नहीं लेते सिर्फ थाइलिन यूज करते तो ये रिएक्शन होगा SNI, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल, ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक वाइबल। अच्छा अभी भी कुछ छूट रहा है, क्या छूट गया? चलो इतना लिखो पहले। तो एल्किल हैलाइड्स हेलो एल्केन्स कहां से बना सकते हैं, कहां से बना सकते हैं? एल्केन से बनाने के लिए Cl2 लाइट। अच्छा अगर एल्कीन है तो पहले उसको एल्केन में कन्वर्ट कर लो, Cl2 लाइट। अगर एल्काइन है एल्केन में कन्वर्ट करो, Cl2 लाइट। अगर एल्केन पाथवे से नहीं जाना है तो एल्कीन से ये बना सकते हो, एचएस का एडिशन करो, मार्कोनिकोव का ध्यान रखना। अच्छा अल्कोहल से मोस्ट वाइटली, अल्कोहल से पहला ग्रुप्स, दूसरा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तीसरा PCl3। क्या छूट रहा है लिखो। बुक लाए हो क्या, बुक लाए हो? एक बार खोलो तो अल्कोहल से कहां से बना सकते हैं एल्केन? क्या लिखता हूं मैं, एल्केन से बना सकते हैं, एल्कीन्स, एल्काइंस, और सबसे बड़ा लिस्ट एल्कोहल से बना सकते हैं। एल्किल हैलाइड्स का प्रिपरेशन करेंगे, एल्किल हैलाइड से कितने हो गए, 5 हो गए ना, 4 हो गए, 1 2 3 4 5 नंबर में प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स ओनली। ये मिटाऊंगी बोलो। नेक्स्ट लिस्ट एल्किल हैलाइड्स, एल्किल हैलाइड्स फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स। अच्छा इधर ध्यान दो, क्या होता है, मतलब अगर तुम्हारे पास एल्किल हैलाइड्स है तो तुम एल्किल हैलाइड्स बना किससे दे? मैं एल्किल हैलाइड्स बनाऊंगा और एल्किल हैलाइड्स से, तो व्हाट सेंस डज इट मेक? ये समझिए अश्विनी, हम एल्किल हैलाइड्स का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं और अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाता हूं, समझ आता है, एल्केन एल्कीन एल्काइन से एल्किल हैलाइड बनाता हूं, समझ आता है। मतलब जब तुम्हारे पास एल्किल हैलाइड ऑलरेडी प्रेजेंट है, तुम बना चुके एल्किल हैलाइड, फिर एल्किल हैलाइड क्या बनाना, मतलब क्या लगता है क्या सेंस रहा होगा इसका? हाँ एग्जैक्टली, हैलोजन एक्सचेंज, टू एक्सचेंज, टू एक्सचेंज हैलोजन। एल्किल हैलाइड है मेरे पास, क्लोरीन है, मुझे ब्रोमीन चाहिए, हैलोजन एक्सचेंज करना है बस। तो जब मैं हमें हैलोजन एक्सचेंज करना होता है तो हम एल्किल हैलाइड्स को एल्किल हैलाइड से बना देते हैं, और जिसके रिएक्शंस बहुत फेमस है। नंबर 1 इसको हैलाइड एक्सचेंज कहते हैं, हैलाइड एक्सचेंज, हैलाइड एक्सचेंज मेथड। अगर तुम्हें एल्किल फ्लोराइड बनाना है, अगर तुम्हें एल्किल फ्लोराइड्स बनाना है, फ्लोराइड्स आर हाईली रिएक्टिव, फ्लोराइड्स आर हाईली रिएक्टिव, आर नॉट प्रिपेयर्ड स्टोर्ड जनरली। इसको स्टोर करके नहीं रखते, बहुत ज्यादा रिएक्टिव, ग्लास वेयर्स के साथ भी रिएक्ट करते, तो बनाते भी नहीं, क्योंकि बना के फिर स्टोर करके रखना होगा। अब मानो कंडीशन ही ऐसा है कि तुम्हें एल्किल फ्लोराइड्स बनाना है। अच्छा आयोडाइड्स, इसके साथ समस्या ये होती है कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये रिएक्टिव ही नहीं होते। तो आयोडाइड्स आर इनर्ट,
आर लेस रिएक्टिव। प्रॉब्लम समझ आई? अगर तुम्हें एल्किल हाइड्राइड्स बनाना है तो वो लेस रिएक्टिव होता है, अगर तुम्हें एल्किल क्लोराइड्स बनाना है तो वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो मॉडरेटली रिएक्टिव कौन होते हैं? क्लोराइड्स और ब्रोमाइड। अगर तुम्हारे पास एल्किल क्लोराइड्स है तुम उसको कन्वर्ट कर सकते हो एल्किल क्लोराइड्स, और ऐसा हम करते हैं जिस रिएक्शन में, उस रिएक्शन का नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या करते हैं? वी टेक फ्लोराइड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एल्किल क्लोराइड रहेगा, एल्किल क्लोराइड बनाना रहेगा, रिएक्शन का नाम स्वार्ट्ज है। फ्लोराइड्स को फ्लोराइड्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के फ्लोराइड्स देते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के फ्लोराइड्स देंगे। एग्जांपल में Ag2F2 मरकरी डी ब्लॉक एलिमेंट है उसका फ्लोराइड, कोबाल्ट CuF2 डी ब्लॉक एलिमेंट उसका फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड ये ले लेते हैं। ये बात समझ? अच्छा, Schwarz reaction is used to prepare alkyl, Schwarz reaction is used to prepare alkyl chlorides। अब तुम्हारे पास एल्किल क्लोराइड्स है, अब तुम्हारे पास एल्किल क्लोराइड्स है और तुम्हें कन्वर्ट करना है एल्किल आयोडाइड्स। अब देखो तुम, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडीन, आयोडीन हेवीएस्ट है, हैलोजन की सीरीज में आयोडीन हेवीएस्ट है। अच्छा, हम क्या कहते हैं इसको? हायर एल्किल हैलाइड, और ये क्या हो गया? लोअर एल्किल। ये हायर लिखता हूं, यहां लोअर नहीं लिखता हूं, फिर इसके कंपैरिजन में गलत हो जाएगा। तो अगर तुम्हारे पास एल्किल क्लोराइड है और तुम्हें एल्किल हाइड्राइड्स बनाना है तो ये रिएक्शन है कोनेट, कोनेट फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये कभी नहीं होने वाला रिएक्शन फिंकलस्टीन ने कराया था। बोलो क्या दिक्कत है इसमें? इसमें दिक्कत, इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है, इसमें समस्या ही समस्या है। क्लास 9 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने लिखा ना, हैलाइड एक्सचेंज। अच्छा, हमने रिएक्शन क्या पढ़ा था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था क्लास 9 में। अगर मेरे पास KBr होता, मैं Cl2 के साथ रिएक्शन करा था, क्लोरीन मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, क्लोरीन मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन will displace bromine and form 2 KCl plus। अरे क्लास 9 की रिएक्शन में सबसे इजी रिएक्शन तो ये था, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिकम्पोजिशन, टाइट्रेशन, न्यूट्रलाइजेशन में तो तुम ऑप्शन ही नहीं देखते थे, पर ये तो करते थे। क्या होता था इसमें? अच्छा, फिर मैं अगर तुम्हें ये दे देता I2 नहीं Br2 प्लस 2 KI, ब्रोमीन मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, डिस्प्लेसेस आयोडीन, क्या मिलेगा? 2 KBr प्लस I2। अच्छा, ये नॉर्मल लगता है क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव है, ब्रोमीन आयोडीन से ज्यादा रिएक्टिव है। क्लोरीन क्लोरीन को डिस्प्लेस करेगा, क्लोरीन ब्रोमीन को करेगा, ब्रोमीन आयोडीन को करेगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? मैं NaI ले रहा हूं और एसीटोन लेता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं? मेरे पास क्या? एल्किल क्लोराइड, और यहां मैंने क्या लिया? आयोडाइड। आयोडाइड क्लोराइड को रिप्लेस कर रहा है, आयोडाइड, नहीं समझे? लेस रिएक्टिव इज सब्स्टिट्यूटिंग मोर रिएक्टिव। अरे ये तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। क्लास 9 में जो तुमने रिएक्शंस पढ़ा था उसमें सॉल्वेंट वो अच्छा था। तो ये जो रिएक्टिविटी है, क्लोराइड मोर रिएक्टिव देन ब्रोमाइड मोर रिएक्टिव देन आयोडाइड, ये सारी वाटर की बात है। तो जो वाटर में नहीं हो सकता एसीटोन में हो जाता है, इसलिए सॉल्वेंट क्या है? एसीटोन। अब सोचो तुम ये रिएक्शन को लिखते सोडियम आयोडाइड देखते और एसीटोन नहीं लिखते, तुम्हें लगता है कि तुम भूल गए ये रिएक्शन कभी होगा? अच्छा, अगर तुम्हें केमिस्ट्री समझ आती है तो तुम बेशक सोडियम आयोडाइड लिखोगे और स्लैश देकर एसीटोन लिखोगे। तुम्हें पता है ये तो ऐसे होने वाला रिएक्शन नहीं है, एसीटोन करवाता है इस रिएक्शन। एसीटोन में ऐसा क्या हो जाता है कि रिएक्शन होता है, सॉल्वेशन कम होता है, वाटर सॉल्वेट करता है ना आयंस को,
वाटर क्या करता है, Cl माइनस के आजू बाजू बहुत सारे वाटर आ जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे वाटर क्यों आते हैं? चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, नहीं समझे? फ्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1 माइनस, फ्लोरीन का साइज छोटा है। फ्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1 माइनस, फ्लोरीन का साइज बड़ा है। ब्रोमीन के ऊपर भी एक चार्ज होता है, ब्रोमीन का साइज और बड़ा है। एक बात बताइए, एक सिंगल नेगेटिव चार्ज छोटे साइज में प्रेजेंट है, मतलब पर यूनिट स्पेस चार्ज ज्यादा है। यहाँ एक नेगेटिव चार्ज बड़े साइज में, मतलब पर यूनिट स्पेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं उसे, चार्ज डेंसिटी। यहाँ चार्ज की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, यहाँ चार्ज की डेंसिटी कम होती है, यहाँ चार्ज की डेंसिटी और कम होती है। तो अभी देखेंगे एल्किल हैलाइड से अगर एल्किलाइड्स बनाना, तो ये क्या है, हैलाइड एक्सचेंज मेथड। और हैलाइड एक्सचेंज में हम क्या बनाते हैं, एल्किल क्लोराइड्स, जो अदरवाइज नहीं बन सकता बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी। और हम क्या बनाते हैं, एल्किल हाइड्राइड्स, जो भी नहीं बन पाता था बिकॉज ऑफ लो रिएक्टिविटी। अच्छा, फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या बनाते हैं, एल्किल हाइड्राइड्स और सॉल्ट्स फ्लोराइड्स। ये लिखो एक लिस्ट, और 3 रिएक्शन आएंगे, प्रिपरेशन का लिस्ट हो जाएगा, फिर इनको मैकेनिज्म से देखेंगे कैसे कैसे। नंबर 6, salts of carboxylic acids, salts salts of carboxylic acid। तुम्हें थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगा ब्रोमाइड के लिए? मैं यहाँ क्लोराइड लिख के, आयोडाइड भी बना दिया, फ्लोराइड भी बना दिया। ब्रोमाइड का क्या, ये है उसके लिए सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर तुम्हारे पास, अच्छा सॉल्ट भी नहीं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अगर होगा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अगर होगा, तो उसका बोरोडिन हांस डिकर करा देना। बोरोडिन हांस डिकर रिएक्शन, Cl2 नहीं, CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ Br2, कार्बन टेट्राक्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन, सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तुम लेना, तुम्हें क्या मिलेगा, एल्किल ब्रोमाइड प्लस कार्बन का मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म क्या है, तो which reaction is used to prepare alkyl bromides, बोरोडिन हांस डिकर। ये हो गया, 6 हो गए। 7, from now by treating ethers with HX, by treating ethers with HX। अगर तुम्हारे पास ईथर है, ROR डैश ईथर है, ये इसका HX के साथ ट्रीटमेंट करना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 है, समझी? SN2 मतलब यहाँ से X आता है इस R के साथ, ये OH बाहर आ जाए, तो क्या मिलेगा तुम्हें, R डैश X प्लस R, ये क्या था, ईथर। रिएक्शन किसके साथ कराया, HX, तुम्हें क्या मिला, एल्किल हैलाइड प्लस अल्कोहल, वाइटल रिएक्शन। नंबर 7, नंबर 8, फ्रॉम 1 डिग्री अमीन्स। अच्छा, फ्रॉम लिख लो, एल्डिहाइड कीटोन से भी बनाएंगे, फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन्स। और लास्ट 9 नंबर, फ्रॉम 1 डिग्री अमीन्स, फ्रॉम 1 डिग्री अमीन्स। और ये एकदम फाइनली प्रिपरेशन हो जाएगा। तो अगर इधर देखिए, एक पूरी लिस्ट बनाई थी मैंने, एल्किल, एल्किल हैलाइड, अल्कोहल,
एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, CO2 और फिर अमीन्स। तो मैंने एल्किल हैलाइड लिया, एल्किल हैलाइड को किससे किससे बनाया, ये सबसे बनाने का लिस्ट लिख दिया। देखो एल्किन, एल्किन, एल्काइन, अल्कोहल, अल्कोहल से लिस्ट लिख चुके। अच्छा, और एल्किल हैलाइड को एल्किल हैलाइड से बना दिया, एल्किल हैलाइड को एल्डिहाइड कीटोन से, एल्किल हैलाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड से नहीं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और नीचे क्या था अमीन्स, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में से अगर तुम्हारे पास 1 डिग्री अमीन है, 1 डिग्री अमीन से एल्किलाइड बना सकते हो। पता है कैसे? ये दुनिया का सबसे इजी रिएक्शन। 1 डिग्री अमीन को तुम मोनो से ट्रीट कर देना, मोनो याद है तुम्हें? 1 डिग्री अमीन को मोनो से ट्रीट कर देना, मोनो प्लस HX बन जाएगा। ये देखेंगे मैकेनिज्म से कैसे होता है। इतना लिख क्लियर हुआ? तो ये सारे प्रिपरेशन के लिस्ट कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगेगा मैं बता दे रहा हूँ, सबसे ज्यादा टाइम लगेगा इस अल्कोहल पर। पूरा एक क्लास ये पढ़ेगी और बाकी सब एक क्लास में, सिर्फ एक क्लास में ये लगेगा और बाकी सारे। अभी तो प्रिपरेशन होगा, फिर रिएक्शंस करेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कन्वर्शंस पढ़ेंगे, टेस्ट पढ़ेंगे, बहुत है।